फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान। बांटेंगे हम खुशियां, गम भी हम मिलकर बांटेंगे। फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया। कौन कहता है कि छोटे छोटे कदमों से मंजिल को पाया नहीं जा सकता? कौन कहता है कि अकेले चलकर जिंदगी में अपने सपनों को पूरा नहीं किया जा सकता? कौन कहता है कि छोटे छोटे संकल्पों के लिए एक प्रयास काफी नहीं है? आज हम एक ऐसी ही सोच को समझने जा रहे हैं। हेलो एवरीवन एंड नमस्कार। आई एम आशा तिवारी फ्रॉम वाइस क्रिएटर। आज लॉकडाउन के बारे में हम जितनी भी बातें करें उतनी कम है, लेकिन आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनके हौसले और देशभक्ति को लॉकडाउन की बेड़ियां तक बांध ना सके। वो झारखंड बोकारो के आरवीएस स्कूल की एक सम्मानीय प्राचार्य हैं, कांग्रेस पार्टी की वरीयता सदस्य, एक जागरूक नागरिक और साथ ही एक सहज समाज सेविका, जो कि अपने एनजीओ राष्ट्रीय विकास समिति के माध्यम से समाज सेवा का करती आ रही है काम, और उन्हें इस कारण समाज में एक शूरवीर का सम्मान भी प्राप्त है। अभिनंदन करते हुए मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर परिंदा सिंह का, जो न जाने कितने रूपों में समाज की हर प्रकार से सहायता कर रही हैं और हजारों घरों में इस लॉकडाउन के समय में खाने की जरूरतों को पूरा कर रही हैं, और जिन्होंने इन सब जिम्मेदारियों की बागडोर अपने कंधों पर ले ली है और अभी तक न जाने कितने घरों में ये आशा की किरण बनकर आई है। वेलकम मैम। सभी को नमस्कार। नमस्कार मैम। मैम, पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप हमेशा उन सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हुई दिखती हैं जहां बाकी लोग पहुंच नहीं पाते या शायद उन मुद्दों पर उतने संवेदनशील नहीं हो। तो समाज के किस वर्ग को ध्यान में रखकर आप ये कार्य कर रही हैं? ऐसे तो जनरली जो है हमारा फोकस पॉइंट है वो विशेष रूप से समाज के जो वंचित या शोषित वर्ग है उनके लिए, लेकिन महिलाओं और बच्चों के लिए काम करना मुझे विशेष रूप से पसंद आता है। और मैं उन महिलाओं के लिए काम करना पसंद करती हूँ जिनके पास हुनर है, जिनके हुनर को हम लोग आगे कामयाब रूप में रोजगार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। बच्चों को उचित शिक्षा देके उनको इतना सक्षम बनाना कि आगे आने वाले दिनों में वो अपना तथा देश और समाज के लिए एक अच्छी भूमिका अदा कर सके। तो मुझे महिलाओं और बच्चों के लिए काम करना विशेष रूप से पसंद है। जी मैम, आजकल आप देख रहे हैं जैसे ये परमार्थ का काम जो भी लोग करते हैं वो सब दिखावे के लिए करते हैं, पर इस महामारी के दौरान भी आपने यह कार्य बहुत ही खामोशी से किया और अपने तरीके से किया और कहीं भी इसे उजागर होने नहीं दिया। इसका कोई खास कारण? मुझे लगता है कि आज की जो परिस्थिति है वो किसी भी तरह की आलोचना की नहीं है। सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं और अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और चूंकि हम लोगों ने, मुझे जैसा कि लगा कि एक तो ये एक ऐसी वैश्विक आपदा है कि इस महामारी से पूरा भारत संघर्ष कर रहा है, लेकिन विश्व के अनेक देशों के अलावा हमारे देश की कहानी थोड़ी अलग इसलिए है कि हम एक और जहां वैश्विक महामारी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, वहां हमारे देश की आधी से अधिक आबादी जो है वो भूखमरी के खिलाफ भी जंग लड़ रही है। तो उनकी भूख को, उनकी बेचारगी को, उनकी लाचारी को कोई प्रचार का माध्यम न बनाए, उसका राजनीतिकरण ना हो। इसलिए मुझे ये लगा कि इस समय की यह मांग है कि यह सेवा कार्य जो है वो अत्यंत ही शांतिपूर्ण तरीके से और इस तरह से किया जाए कि इसका राजनीतिक फायदे के बजाय ये मानवीय संवेदनाओं का पहलू बने और देश महामारी के खिलाफ और भूख के खिलाफ, दोनों के खिलाफ एक ऐसी जंग लड़े जिसका परिणाम जीत के रूप में हासिल। मैम, ये तो बहुत ही अच्छी सोच है। अगला प्रश्न मैं ये पूछना चाहती हूँ कि लॉकडाउन के समय अभी हमारा देश जो भी नियम कानून का पालन कर रहा है, जिस दिशा में आगे जा रहा है, क्या आपके अनुसार वो सही है? हमारे पास तो मुझे लगता है कि यही एक उपाय है
अभी के डेट में। हालांकि लॉकडाउन से पहले कुछ एक ऐसी चीजें थी जो हम लोग बोल सकते हैं कि मानसिक रूप से अगर आप किसी को तैयार कर देते हैं तो जंग लड़नी बहुत आसान हो जाती है। और भारत के करोड़ों करोड़ मजदूर जो हैं वो जी दूसरे राज्यों या क्षेत्रों में जाके काम करते हैं। तो एक छोटी सी चूक हो गई कि हम लोग उनको मानसिक रूप से तैयार नहीं कर पाए, तो यह जंग जितनी आसानी से लड़ी जा सकती थी उसमें थोड़ी तकलीफ आ रही है। लेकिन अभी हमारे पास केवल एकमात्र विकल्प यही है कि हम घर में रहें, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बहुत ही जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, ताकि सीमित संसाधनों के साथ भारत इस जंग को जीत सके। जी मैम, बिल्कुल ऐसा ही हो। मैम, आप ऐसी परिस्थितियों में देशवासियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या समझती हैं? मुझे लगता है कि अपने पूरे जीवन काल में या शायद ही मानव जाति में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं। ऐसे आप देखिए, कभी कोई धर्म विशेष लड़ता है, कभी कोई वर्ग विशेष को जंग जी लड़नी पड़ती है, कभी सरहद पर आपकी सेना लड़ती है। लेकिन बहुत जी कम ऐसा अवसर आपको मिलता है जब पूरे भारतवासियों को एक होकर अपनी देश के लिए, अपने मातृभूमि के लिए लड़ना होता है। तो मुझे लगता है कि यह आपके पास एक ऐसा अवसर है जब आपकी मातृभूमि आपको पुकार रही है, और यह हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि कोरोना के खिलाफ इस जंग में स्वयं को योद्धा मानकर अब ईमानदारी के साथ अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। आपसी जो झगड़े हैं, जो धर्म और जाति के आधार पर कई बातें, अफवाहें सामने आ रही हैं, वो हमारे जी। घरेलू मामले हैं। इसको हम बाद में भी निपट सकते हैं। अभी बहुत जरूरी है कि हम लोग एक होकर, संपूर्ण देशवासी हिंदुस्तानी होकर ये लड़ाई लड़े और हिंदुस्तान से कोरोना को। वाह मैम, बहुत ही उच्च विचार आपने अभी हमारे सामने प्रस्तुत किए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने अकेले ही इतने बड़े कार्य की योजना बनाई, फिर भी वह कौन-कौन लोग हैं जो सहायक के रूप में हर दिन आपकी मदद करते हैं और इस कार्य को करने में आपकी सहायता करते हैं? योजना बनाने में भी मेरे जो हस्बैंड है, पति हैं, दोस्त हैं, आप बोलिए, उनके उनका हमेशा मुझे सहयोग रहता है। मेरी एक कोर कमिटी है, उनके मेंबर्स हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जब मिलकर काम करते हैं, आप अकेले कोई काम करते हैं तो बहुत आसान होता है कि अगर आपने निर्णय लिया है कि इसको गोपनीय तरीके से करना है तो आप कर देते हैं। लेकिन पूरी टीम के साथ जब आप एक विचार लेकर चलते हैं, आपका अपना एक इस बार संकल्प होता है कि हम इस काम को इस तरीके से अंजाम देंगे, तो मुझे लगता है कि इसमें सारे सदस्यों को मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरे हस्बैंड का हमको हमेशा सहयोग रहा है, पूरे टीम मेंबर्स का। जिस तरह से हमने एक योजना बनाई थी कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही घर में ही मैं अपने परिवार, बच्चों के साथ पैकिंग का काम करूंगी। सुबह उसको बोरा में डाल के, जो कार्यकर्ता जहाँ-जहाँ सुनिश्चित होता है कि आज हमें यहाँ पहुँचाना है, बिल्कुल वहीं से लोग आते हैं, वो ले जाते हैं, फिर वो आगे उसी तरीके से कि हर किसी को भी हम लोग 10 से ज़्यादा पैकेट नहीं देते हैं। कोई बोलता है हमारे यहाँ 50 लोगों की ज़रूरत है, हम वहाँ से 5 अलग-अलग जी टाइम जी। में लोगों को बताते हैं और फिर वो 10-10 लोगों को देते हैं। तो इस पूरी कार्य योजना में मुझे मेरे परिवार के सदस्यों का सहयोग है और मेरी पूरी केंद्रीय कमेटी के लोग हैं, जो बढ़ चढ़कर इस भागीदारी में अपना साथ। वाह वाह। मैम, आपको कितना समय लगता है इन सब की तैयारी करने में, और आप किस प्रकार इसको अपनी पूरी दिनचर्या के अनुसार निर्धारित करती हैं? अ, अब तो चूंकि ये 22-23 दिन बीत चुके हैं, तो मुझे लगता है कि अब तो हमारी दिनचर्या का ये हिस्सा बन गया है। बच्चे आके पूछते हैं कि खाना खा लिया, अब टाइम हो गया। जी तो जनरली हम लोग ये रात में खाना खाने के बाद सारे लोग मिलकर पैकेटिंग करते हैं। शाम में ही बातचीत तय हो जाती है कि किस जगह पर कितने पैकेट्स तैयार करके भेजने हैं। सुबह ठीक 6 बजे हम लोग ये पैकेट्स जो है वो भेजते हैं। अगर जहाँ से लोग सक्षम हैं तो वो लोग खुद आके ले जाते हैं। कहीं-कहीं इतने सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं और वहाँ के कार्यकर्ता भी ऐसे हैं जिनके लिए गाड़ी लेकर आ पाना मुश्किल है, साइकिल में और मोटरसाइकिल में नहीं जा सकता, तो उस जगहों पर हम लोग स्वयं गाड़ी के माध्यम से वहाँ पहुँचाते हैं और इस तरह से ये सिलसिला विगत 22-23 दिन से चल रहा है। जी।
मैम, इस अ- इस ये एक बहुत ही अच्छा कार्य है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जितने भी अच्छे कार्य होते हैं, कहीं ना कहीं हमें दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है। तो आपको कौन कौन से प्रकार के विघ्नों का सामना करना पड़ा जब आप इस कार्य को करने के लिए कार्यरत हो? विशेष रूप से तो कुछ नहीं। हाँ, सामग्रियां कभी कभी ऐसा होता है कि आप पैकेटिंग तैयार करते हैं, अचानक से चीजें जो है राशनिंग की कोई चीज खत्म हो जाती है, और कभी कभी वो दुकानों में भी उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो फिर यहाँ से वहां दौड़ना पड़ता है जो लोग जा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कभी कभी उस दिन की जो रूटीन है वो थोड़ा अस्त व्यस्त हो जाता है कि समय पर चीजें नहीं मिल पाती हैं। बाकी ऐसे देखा जाए तो बहुत स्मूथली और आराम से ये काम चल रहा जी मैम, जैसे कि मैंने आपसे अभी पहले भी पूछा कि आप अपनी दिनचर्या को किस प्रकार, तो मैम जैसे कि अभी तो हमें सबसे ज्यादा वक्त मिलता है अपने परिवार के साथ जीवन बिताने का, तो फिर भी आप इतना बड़ा कार्य करती हैं, उसके बाद अपने पारिवारिक जीवन को और रोज के कामकाज को आप किस प्रकार संभालती हैं? अभी हम लोगों के पास ऐसे देखा जाए तो स्कूल का और जो बाहर निकलने के सारे काम थे वो अभी बंद पड़े, तो परिवार के लिए हमारे जी। पास यथेष्ट समय है। दूसरा, चूंकि ये जी। काम मैं अकेले नहीं करती हूँ, परिवार के पूरे सदस्य मिलकर कर रहे हैं, तो हम लोग एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस त्रासदी का भी सकारात्मक परिणाम परिवार में ये है कि जहाँ हम खाने में, पीने में, टीवी देखने में तो एक साथ वक्त गुजार ही रहे हैं, एक नेक कार्य करने में भी पूरे परिवार के सदस्य एकजुट होकर काम करते हैं, और बच्चों में भी यहीं से एक संस्कार और भाव का निर्माण हो रहा है कि बच्चे भी इसमें लगे रहते हैं, किसी में कुछ कम ना हो जाए। जब मैं बच्चों से ये बातें सुनती हूँ कि उस पैकेट में थोड़ा कम जा रहा है, अब टाइम हो गया मम्मी चलो पैकेट बनाना है, तो अच्छा लगता है कि बच्चों के अंदर भी ये भावना, जो हमारे भारत की सनातन संस्कृति की जो परंपरा है कि जी। सेवा ही परम धर्म है, वो कहीं ना कहीं अब बच्चों में भी अब विकसित हो रही हाँ मैम, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैम, मैं ये जानना चाहूंगी कि हर चीज में कहीं ना कहीं हम फाइनेंशियल चीजों को ध्यान में रख के करते हैं, तो आप इस पूरी योजना के लिए अपना बजट जो है वो कैसे निर्धारित करती हैं? है। ऐसे पहले तो जो हमारे लॉकडाउन की समय सीमा थी वो 21 दिनों की थी, तो उसके लिए जी। मानसिक रूप से हम तैयार थे कि हम हमारे जो इनकम है उसका इतना प्रतिशत जो है वो इस बार ज्यादा दे देते हैं, तो हम 21 दिनों तक इस काम को बहुत ही सुंदर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से कर पाएंगे। लेकिन फिर ये दूसरे जी। बार 18 दिन का लॉकडाउन का घोषणा हो गया, और चूंकि 21 दिन जो हमने किया तो बहुत सारे लोगों के बीच में यह बात चली गई कि यहाँ से राशनिंग की व्यवस्था हो रही है, तो बाहर से जी। बहुत सारे फोन आने लगे हैं, वो लोग भी हम लोगों से मदद चाहते हैं। तो इस परिस्थिति में हम लोगों ने तो अपना बजट जो है वो और बढ़ा दिया। मेरा ये मानना है कि जो हमसे ये काम करवा रहा है वो शिद्दत से हमें इसके लिए भी सक्षम बनाएगा कि हम और अधिक इस काम को करें। साथ ही साथ सेकेंड फेज में जितने में हमारे मित्रगण हैं जो अच्छी सोसाइटी से आ रहे हैं, आर्थिक रूप से सक्षम है, इस बार मैं उन लोगों से भी मैंने यह कहा है कि आप अपने तरीके से, अब जरूरत है, क्योंकि हम मान रहे हैं कि जो मजदूर बाहर रह रहे हैं, जिनके पास अपने राशन कार्ड नहीं है, 4-4 5-5 लोगों का परिवार है, 21 दिन तक तो उन्होंने काट लिया, अब वो दो तरह से परेशान हो। भूख की परेशानी तो है ही है, मानसिक रूप से भी वो थोड़े से परेशान हो रहे हैं, उद्वेलित हो रहे हैं। तो इस परिस्थिति में अब बहुत जरूरी है कि अगर हम ये जंग जीतनी है तो हमको उनका भी मनोबल बनाए रखना होगा। तो मैं अपने तमाम जो मित्रगण हैं उनसे भी यह मैंने अपील की है कि आप भी इस यज्ञ में अपनी आहुति दीजिए, सब लग जाइए, जिससे जहां तक संभव हो यह काम करते रहिए। हमारा कर्तव्य है ये करना, और देने वाला तो ऊपर वाला है। यकीन मानिए, जब आप नेक काम करते हैं, अपने हिस्से की रोटी किसी को देते हैं ना, तो आपको कमी कभी नहीं हो। ये मुझे सच तो बात लगता है कि पूरी हमारी इन्वेस्टमेंट है जो सूद सहित ऊपर वाला लौटाएगा। है। वाह मैम, बहुत ही उच्च विचार हैं आपके।
मैम, मैं जानना चाहूंगी कि आपके अनुसार इस वैश्विक महामारी में हम सभी भारतीय जनों को किन चीजों का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए? सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने आप को वाकई लॉकडाउन करके रखें, घर में रखें। हम्म, अनावश्यक बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। परिवार में अगर 10 सदस्य है और आपके 2-3 मेंबर्स रोज बाहर जा रहे हैं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। आप 3-4 दिन का जो जो जरूरी सामान है उसकी लिस्टिंग करिए। अपने घर से कोई एक व्यक्ति जो शारीरिक रूप से भी ज्यादा सक्षम है बाकी लोगों की तुलना में, उस व्यक्ति को ही आप लोग बाहर भेजिए। कोशिश करिए कि 3-4 दिनों की चीज एक दिन में आ जाए। वो बाहर से आए तो वो अपने हाथ बहुत अच्छे से धोए, नहाने जाए तुरंत, अपने कपड़े गर्म पानी में डाले और जितना ज्यादा हो सके आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए, क्योंकि बाकी सारे देश के पास मेडिकल फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है। हमारी तुलना में वो लोग बहुत समृद्ध हैं। भारत के पास टेस्टिंग फैसिलिटी भी अभी उतनी नहीं है। तो एक ही चीज है जो सबसे ज्यादा इस महामारी में हमें सुरक्षित कर सकती है, वह है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप घर में रहें और सुरक्षित। और जी मैम। बहुत जरूरी बाहर जाना पड़े तो मास्क लगा के जाइए। आप सैनिटाइजर की कमी हो सकती है लेकिन मास्क की कमी बिल्कुल नहीं है। मैं सबको कह जी रही हूँ कि आपके सबके घरों में सूती कपड़े उपलब्ध हैं, सूती धोती, साड़ी, दुपट्टा। आप घर में ही अपने मास्क तैयार करिए, रोज धोइए, रोज पहनिए। और अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क का जरूर प्रयोग करें और अन्यथा अनावश्यक रूप से बिल्कुल बाहर ना निकलें। अगर हम लोग नियमबद्ध तरीके से इन नियमों का पालन करेंगे तो मुझे लगता है कि तीसरे चरण के लॉकडाउन की भारत में हम्म, आवश्यकता नहीं है। जी मैम, बिल्कुल सही बात कही आपने। मैम, जनता के हित में के लिए आप हमेशा कोई ना कोई प्रयास करते दिखाई देते हैं, हमेशा। तो इसके अलावा और किस प्रकार, जैसे अभी तो आप लॉकडाउन में अपने आप को इतना व्यस्त की हुई है कि आप लोगों की सहायता कर रही हैं हर दिन, लेकिन इसके अलावा और किस तरह से आप लोगों की सेवा करती हैं? जैसा कि अभी बताया गया, तुमने भी बताया कि मैं एक एनजीओ चलाती हूँ, राष्ट्रीय विकास समिति के नाम से। और जी। उसमें हम महिलाओं के लिए विशेष रूप से काम करते हैं। और ये काम यही है कि जो महिलाएं हमारी अ, हुनरमंद है पर उनके पास रोजगार नहीं है, तो हम उनके हुनर को और अच्छे से पॉलिश करते हैं और उसको रोजगारमय बनाते हैं। कुछ महिलाएं जो बहुत अच्छी हैं लेकिन अभी हुनर नहीं है, उनको हुनर सिखाते हैं। और सबसे बहुत सारी महिलाएं तो ऐसी बेचारी जो बोलती है कि मुझे मालिश करने आता है केवल। मैंने अब मालिश वाली करके भी एक चीज खोल दी है कि भाई जिसको मालिश करवाना है वो इन महिलाओं को बुलाइए। ये अपने आप में एक हुनर है। तो हम लोग महिलाओं के लिए काम करते हैं। मानसिक रूप से जो विक्षिप्त लोग होते हैं उनको मनोचिकित्सक के पास या उस हॉस्पिटल में भेजना, उस तरह के काम चलते हैं। छोटे बच्चों के लिए, झोपड़ी में रहने वाले बच्चे जो है वो कभी भी प्री स्कूल एजुकेशन नहीं लेते हैं, तो झोपड़ियों हम्म, में मैंने नींव करके छोटे छोटे 6-6 महीने के कोर्स चलाते हैं जहाँ बच्चों को अक्षर ज्ञान देते हैं, शब्द ज्ञान देते हैं, ताकि सरकार का जो 25% आरक्षण जो गरीब बच्चों के लिए मिलता है उसमें ये बच्चे पास कर जाएं और क्लास 12th तक कम से कम निशुल्क शिक्षा का लाभ जो है वो इन बच्चों को मिले। तो मैं ऐसे बच्चों के लिए, कामगर महिलाएं जो घरेलू काम करती है, उन महिलाओं के लिए हम लोग काम करते हैं। तो लगातार मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए विशेष फोकस रहता है और राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना योगदान देते मैम, आप, मुझे ऐसा लग रहा है आपने समाज को हर तरफ से घेर लिया है, उसे अच्छा बनाने के प्रयास में आप बस लगी हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है मैम आपसे बात करके। मैम, हैं। अब या आगे यूं वाला कहिए कि क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन मैं ये करना चाहती हूँ कि इस सेवा से जो आप करती हैं लोगों के लिए, तो हर कोई आपको एक जैसी प्रतिक्रिया तो नहीं देता होगा। तो आपको किन किन प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा जब आपने इस अच्छे कदम को उठाया, जब आपने लोगों की भलाई के लिए आगे बढ़ के काम किया? शुरुआती दौर मुश्किल के होते हैं। तब लोगों को लगता है कि घर से निकलकर जब आप बाहर काम करती हैं तो बहुत लोगों को लगता है कि आपके घर के काम अधूरे रह जाएंगे, या फिर अगर आप बाहर निकलती हैं तो आप एक सफल गृहिणी या सफल माँ नहीं बन पाएंगी। तो उस तरह के शुरुआती लोगों के कमेंट थे। राजनीतिक क्षेत्र में आए तो लोगों ने कहा कि यह क्षेत्र जो है वो महिलाओं के लिए अच्छा नहीं है, सुरक्षित नहीं है। तो लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कामों ने रफ्तार पकड़ी,
लोगों की प्रतिक्रियाएं भी बहुत सकारात्मक होती गई। और अभी जैसा कहा कि मैंने समाज को चारों तरफ से नहीं, लेकिन समाज के हर वर्ग ने मुझे इस तरह से अपने दिल में बैठाना शुरू कर दिया है कि जहाँ देखे जब देखे वो मुझे पुकारते हैं, और मुझे लगता है कि हृदय से उनके साथ मेरा जुड़ाव हो गया है, और मैं हर समय उनके बीच में रहती मैम ये तो बहुत ही अच्छी सोच है मैम। मैम आगे मैं पूछना चाहती हूँ कि लॉकडाउन आगे बढ़ गया है, जैसे कि हम सबको पता है, आपने भी इस बात का जिक्र किया कि लॉकडाउन की तारीख अब और बढ़ गई है, 3 मई तक हो गई है। तो क्या अब आपके आने वाले दिनों के लिए कोई नई योजना है जिससे आप बना रही हैं या भी आप संगठित कर रही हैं जिससे लोगों की मदद हो सकती है? जैसा कि मैंने कहा कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे बैंक्स हैं, उनके आसपास खूब भीड़ इकट्ठा रहती है। और अभी जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री की रसोई वाला जो योजना है, वो पूरे भारत में भी सरकारी योजनाएं भी चल रही है। इसको देखकर मुझे ये ध्यान आया कि बहुत सारी महिलाएं बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। तो लॉकडाउन खुलने के बाद जब महिलाओं के रोजगार की बात आएगी, तो मैंने सोचा है कि दीदी रसोई जी के नाम से हम लोग उन महिलाओं को रसोई बनाने के लिए, मतलब वो अपना अम, सब्जी का ठेला लगाएंगी, जिसमें बहुत अच्छे से वो खाना खिला सकती हैं। रोजगार का बहुत, तो ऐसे बहुत सारे स्थान देखने को मिल रहे हैं जहाँ ये महिलाएं अपना रोजगार कमाने के लिए अपने हुनर का इस्तेमाल कर सकती हैं। बच्चों के लिए भी मुझे लग रहा है, मैं हमेशा अभी नया क्लासेस मैंने ये भी शुरू किया है कि अपने लोगों से जुड़े बच्चों का व्हाट्सएप बना के गीता के अध्याय के मतलब श्लोक सिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो घर में हम लोग बैठ के धुन कर रहे हैं, गीता का पाठ सिखा रहे हैं, तो इससे जी इसके बाद भी बच्चों की ये आदत बन जाएगी, और ये धीरे-धीरे जो कहीं लुप्त प्राय हो गया था कि गीता जो हम लोगों के मरने के बाद पढ़ते हैं, फिर से भारत में गीता जैसा ग्रंथ जो है वो बच्चों के मुख से लोग सुने। वाह मैम, मतलब ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैम अब आपसे बात करते करते समय का पता ही नहीं चला, तो अब मैं अपना अंतिम क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि समाज के संभ्रांत वर्ग को आपका क्या संदेश है? आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी और उन्हें किस तरह अपना काम करना चाहिए? साथ ही आम नागरिक अपने छोटे छोटे योगदान से समाज को किस तरह लाभान्वित कर सकते हैं? देखिए, एक विशेष चीज जो इस महामारी के दौरान जब हम लोग लॉकडाउन हो गए तो देखने में आ रही है, हम लोग लगातार ये सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे जंगलों के वन्य जीव जो हैं वो शहरों में देखने को मिल रहे हैं। पोल्यूशन जो है वो बहुत कम हो गया है। नदियां जी जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट में करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करके जितनी शुद्ध नहीं हो पाई, इन 21-22 दिनों के अंतर्गत नदियों का पानी बहुत ही शुद्ध हो गया है। बोकारो जैसी जगहों में हम लोग आसमान में तारे देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो संभ्रांत वर्ग के लिए यह सोचने की बात है कि प्रकृति का कहीं हम लोग जरूरत से ज्यादा दोहन तो नहीं कर रहे हैं। तो मैं उनसे जी जरूर कहूंगी कि हमारे पास एक सकारात्मक संदेश भी आ रहा है कि जो बार बार फर्नीचर बदलना, ये बड़े लोगों के शौक हो गए हैं। अगर हम उन शौक जी को मैम अब कम करें, प्रकृति का शोषण करना कम करें, प्रकृति हमारी जो प्रगति है उसकी कीमत प्रकृति को ना चुकाना पड़े, ये तय करना होगा। और दूसरी बात, भारत की जो है वो 20% आबादी के पास, और अगर इससे थोड़ा और चले जाए तो 10% आबादी के पास 80% से ज्यादा जो है वो धन है। तो अगर जी ये 10% लोग पूरी शिद्दत के साथ आगे आएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इस कोरोना के साथ साथ जो भूख की जंग भारतीय जनता लड़ रही है उसमें कोई कमी होगी। तो उनको आगे आना होगा। दूसरी बात जो लगातार हम बोल रहे हैं कि इसके बाद की जो परिस्थितियां उभरेंगी वो बहुत ही विकराल होगी, और उस समय बहुत जरूरी है कि वो जो सुबह उठने के साथ ब्रश करना, शेविंग करना, आप जो कपड़े पहनते हैं, आप जो मोबाइल यूज करते हैं, बैटरी यूज करते हैं, वो सब विदेशों की मैन्युफैक्चर की हुई है। तो उद्योगपतियों से यह विनम्र आग्रह होगा हमारा कि आप इस लॉकडाउन के दिनों में सोचे कि आप उत्पादन के कौन से ऐसे यूनिट जो हैं वो भारत में तैयार कर लीजिए, ताकि
करोड़ों करोड़ लोगों का रोजगार नहीं छीना जाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, देश की संपदा में विकास होगा और आप जो बाहरी लोगों पर निर्भर है वो निर्भरता कम होगी। स्वदेशी निर्माण जो है वो बढ़ाना होगा ताकि रोजगार। मैम, आपके साथ बात करते करते इतना वक्त गुजर गया कि पता ही नहीं चला कि हम अपने आखिरी प्रश्न पे हैं। तो मेरा आखिरी क्वेश्चन जो है वो एक तरीके से पूरे समाज को आपका एक प्यारा सा मैसेज देने के लिए है। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि समाज के संभ्रांत वर्ग को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, तथा जो आम नागरिक हैं, जो छोटे मतलब जो हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, वो अपने छोटे छोटे योगदान से किस तरह समाज को लाभान्वित कर सकते हैं? आज पूरे हिंदुस्तान को जो है वो चाहे वो बहुत संभ्रांत हो, मध्यम वर्गीय हो या निम्न वर्गीय हो, सबकी भागीदारी की आवश्यकता है। लेकिन सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं भी हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में जो संभ्रांत लोग हैं, अगर देखा जाए तो लगभग 10 से 12% संभ्रांत लोगों के पास हिंदुस्तान की 70 से अधिक धन संपदा है। और जी मैम। अगर इस महामारी के समय में हिंदुस्तान चूंकि 2 फ्रंट पर लड़ रहा है, तो संभ्रांत लोगों की आवश्यकता भूमिका जो है वो विशेष रूप से बढ़ जाती है कि वन्य जीवन से जो प्राणी है वो शहरों में आ रहे हैं, कहीं हिरन देखा जा रहा है, कहीं कुछ देखे जा रहे हैं। आसमान में बोकारो जैसे जो हमारा एक तरह से इंडस्ट्रियल शहर है, यहाँ आसमान इतना साफ नजर आ रहा है, रात में तारे दिख रहे हैं। गंगा जैसी अनेकों नदियां, जो नमामि गंगे जैसी योजना करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करने के बावजूद भी उतनी शुद्ध नहीं हो पाई थी। 21 दिनों के अंतर्गत नदियां शुद्ध रूप से बह रही हैं। दिल्ली जैसे जगह में लोग खूब आराम से बोलते हैं, उनके फेफड़े बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि उनके फेफड़े अंदर से उनको थैंक यू बोल रहे हैं कि वो सुकून की सांस ले रहे हैं। तो कहीं जी ना मैम। कहीं विपदा में हमारे पास एक संदेश प्रकृति दे रही है कि आप अलर्ट हो जाइए कि कहीं आप जरूरत से ज्यादा प्रकृति का शोषण या दोहन तो नहीं कर रहे हैं। आपकी प्रगति की कीमत प्रकृति को तो नहीं चुकानी पड़ती है। और जी यकीन बिल्कुल। मानिए कि माएँ जो हैं वो इस तरह से है कि अगर बहुत ज्यादा आप परेशान करते हैं, दिक्कतें करते हैं, तो फिर आपको मनवाने के लिए माँ झापड़ थप्पड़ भी लगाती हैं। तो प्रकृति का जी एक मैम। थप्पड़ है अपनी संतानों के लिए कि सचेत हो जाइए। आवश्यकता से ज्यादा ऐसे शौक मत पालिए। जैसा कि आम अमीरों में हम लोग देखते हैं, लगातार रिकंस्ट्रक्ट करवाते रहते हैं, उनके फर्नीचर बदलते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अनावश्यक दोहन है, इसको रोका जाए। दूसरी चीज, जी इस मैम। महामारी के बाद जो दुनिया के साथ साथ हमारे भारत देश को भी इसका सामना करना है, वो है कि इसके पश्चात महंगाई बहुत बढ़ेगी, बेरोजगारी बहुत बढ़ेगी। तो अभी जो हम लोग जी इस मैम। तरह की बातें करते हैं, इस समय समृद्ध आर्थिक रूप से सक्षम लोग या जो इंडस्ट्री वगैरह लगा सकते हैं, उनको ध्यान में रखने की बात है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लगभग चीजों का मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो, ताकि भारत के लोगों को रोजगार मिले और यहाँ बेरोजगारी जैसी समस्याओं के खिलाफ लोग शिद्दत से लड़े। यह नहीं कि सुबह उठने के साथ शेविंग के सामान, कपड़े, आपके जितने भी टेक्निकल आइटम है, ये सारे हम लोग बाहर के देशों के, चाइना के यूज करते हैं। आप उनको बंद कर दीजिए, स्वदेशी निर्माण करिए, इससे आपके देश को रोजगार मिलेगा और देश आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होगा। तीसरी बात, मध्यम और निम्न वर्ग के लिए भी मैं बोल रही हूँ कि हर किसी को अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। और मध्यम और निम्न वर्ग के लिए यही है कि अगर आपके अंडर में जो काम कर रहे हैं, आप उनका ध्यान रखिए कि वो लोग भूख से तकलीफ में ना रहें। निम्न वर्ग चूंकि दूसरे को नहीं दे सकते, तो कम से कम इतना ध्यान रखिए कि आपके पड़ोस का कोई आदमी भूखा न सोए। आप अपने हिस्से की एक रोटी उनको दे सकते हैं। और उससे भी ज्यादा जरूरी है वो ये है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, क्योंकि भारत जी मैम। इसी के दम पर सक्षमता पूर्वक लड़ेगा। आप जिस देश की नागरिक है, संतान है, आपके देश के ईश्वर ने, राम ने, पांडवों ने इतने इतने सालों का वनवास झेला था, तो आप तो उनकी संतान हैं। अगर आपको अपने देश के लिए
एक आध 2 महीना अपने घर में अपने परिवारों के साथ, वो तो अपने परिवार, पूरे परिवार के साथ भी नहीं थे, आपको अपने परिवार के साथ अगर कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए लॉकडाउन होना पड़े, तो आप ईमानदारी से लॉकडाउन रहिए। यह आपका राष्ट्रीय धर्म भी है। आज भारत का हर एक नागरिक योद्धा है और हर भारतवासी मिलकर अगर हम लोग सामना करेंगे तो मुझे विश्वास है कि कोरोना जैसी महामारी की जंग को हम आराम से जीतेंगे। कोरोना हिंदुस्तान से हारेगा। इस गीत के साथ कि मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। जी मैम। मैम, आपके इस जज्बे को पूरा हिंदुस्तान सलाम करता है और हम आशा करते हैं कि इस देश की बागडोर जब तक आप जैसी वीरांगनाओं के हाथों में है, तब तक हम हर स्थिति का सामना करने के लिए सज्ज रहेंगे। आज के लिए हमारी पूरी वाइस क्रिएटर की टीम से हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहेंगे कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और इस चर्चा को आगे बढ़ाने का मौका दिया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। जनता की ये जंग जनता से है, जनता की ये जंग जनता से है, सब पर भारी ये वायरस की तंग है, सब पर भारी ये वायरस की तंग है। कर्फ्यू को मान कर कर्फ्यू से निकालो, बरसात की ज्यादा खुशी घर के आंगन में है। ताली बजाएं और घंटी घुमाएं, शंखों से ध्वनि फैलाएं। साइंस का स्टिग्मा जो हर जगह जरूरी, कभी कभी पुरानी रीतियों से भी हाथ मिलाए। घर पे रहने से भला होगा, कुछ नहीं तो बच्चन का सगा होगा। Streets are empty and supermarkets vacant. People at home feeling the world to stay in. जनता की ये जंग जनता से है, जनता की ये जंग जनता से है, सब पर भारी ये वायरस की तंग है। कर्फ्यू को मान कर कर्फ्यू से निकालो, बरसात की ज्यादा खुशी घर के आंगन में है, घर के आंगन में है, घर के आंगन में है।